अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नेम है मोनोहाइड्रोक्सी एल्केन्स, या उसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइड्रोक्सी एल्केन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मोनो का मतलब क्या होगा? एक। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या होगा? OH। यानी अल्केन का मतलब क्या होगा कि अल्केन में एक OH जब लगा देते हो तो वो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ तो इसको हम बोलते हैं ये है इथेन। क्लियर? अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल के OH लगा दूँ तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड OH। अब हमने इस E की जगह OL लिख देना है, तो ये क्या बनेगा? एथानॉल। क्लियर? तो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना इस एग्जाम्पल में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रोक्सी एल्कीन। और इसका दूसरा नाम क्या है? अल्कोहल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड की। क्लियर? क्या है ये? इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, लेकिन इनके अलावा भी बहुत से एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो अल्कोहल को जो है वो आप नेचुरली भी ऑब्टेन कर सकते हो और इसको लेबॉर्ट्री में भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम आगे पढ़ेंगे कि अल्कोहल को आर्टिफिशियली कैसे प्रोड्यूस किया जाता है और ये नेचुरली कैसे पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग पढ़ते हैं इथाइल अल्कोहल की। इसमें हमने फर्मेंटेशन का प्रोसीजर पढ़ना है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल का मतलब क्या है कि यहाँ पे बच्चों 2 कार्बन होंगी और इसमें एक OH ग्रुप लगा होगा। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो वर्ड है वो बेसिकली इथेन से निकला है। अगर मैं यहाँ पे इथेन लिखूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो ये CH3 और CH3 है। इसका जनरल नेम क्या होता है, जिसको कॉमन नेम बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, और इसका IUPAC नेम क्या होगा? एथानॉल। एक ही चीज़ें हैं दोनों। ठीक है, तो अगर आप इसमें से एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दो तो ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2OH। और यहाँ पे बेसिकली हमने किया क्या है, इसकी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है OH के साथ। अगर आप इसका IUPAC नेम लिखोगे तो इसको हम एथेनॉल बोलेंगे, अगर जनरल नेम लिखोगे तो इसको हम इथाइल अल्कोहल बोलेंगे। ठीक है, अब हमने बच्चों फर्मेंटेशन, अब हमने प्रोसीजर पढ़ने हैं कि इथाइल अल्कोहल को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो सबसे पहले है फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय यीस्ट। ठीक है, अब यीस्ट यहाँ पे क्या है, फर्मेंटेशन क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, इन तीनों टर्म्स को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले बच्चों फर्मेंटेशन पढ़ते हैं कि फर्मेंटेशन है क्या। फर्मेंटेशन इज अ रिएक्शन in which the substance break down into a simpler substance। क्लियर? जिसमें एक substance जो है वो break down हो जाता है simpler substances में in the presence of enzymes present in a yeast। क्लियर? तो yeast के अंदर एक enzyme होता है, वो enzyme जो है वो as a catalyst act करता है, और फर्मेंटेशन में होगा क्या कि जो substances हैं, जो हायर substances हैं, वो break down हो जाएंगे simpler substances में। और फर्मेंटेशन का प्रोसीजर yeast की प्रेजेंस में होता है। yeast के अंदर बच्चों enzymes होते हैं जो एक्ट एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल है हमारे पास बच्चों प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट, ब्रेड एंड इथाइल अल्कोहल। क्लियर? अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं कि अल्कोहल बेसिकली कैसे बनता है। हमने इथाइल अल्कोहल की बात की है ना, तो इसमें हमने जो स्टार्टिंग मटीरियल लेना है बच्चों वो है ग्लूकोज C6H12O6। क्लियर? अब इसका जो है वो हमने रिएक्शन करवाना है, टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस ही रखना है, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। और यीस्ट की प्रेजेंस में ये वर्क करेगा और ये ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों यहाँ से इथाइल अल्कोहल में, और साथ में जो है वो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्लियर? ये फर्मेंटेशन का प्रोसीजर है बच्चों। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 6 हैं, तो इसका मतलब है हमें इसको भी 2 करना है, तो ये 2 कर देंगे। यहाँ पे ये जो है 1 है तो ये भी 2 हो जाएगी। इस तरह ये पूरी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। क्लियर? अब ये जो रिएक्शन है हमने यहाँ पे लिखा है, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में। अब ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज, और ये क्या है, इथाइल अल्कोहल। बनाना तो हमने यही था ना, इथाइल अल्कोहल को ही प्रोड्यूस करना था, ये हमने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया। अब ये रिएक्शन होना है यीस्ट की प्रेजेंस में, और हमने टेम्परेचर रखना है अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको जो है वो न्यूट्रल कंडीशन में भी कर सकते हो, एसिडिक कंडीशन में भी हो सकता है। ठीक है, अब ये जो फर्मेंटेशन है इसको हमने करना है इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ये याद रखना है कि आपने ये रिएक्शन कब करना है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप इसको लिखो तो कंडीशन क्या आनी चाहिए, एन एरोबिक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन क्या आती है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है जिस रिएक्शन में। तो ये भी रिएक्शन क्या होगा, विदाउट ऑक्सीजन आप इससे जो है वो इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस कर सकते। अब ये एनारोबिक कंडीशन में ये रिएक्शन होगा, इसमें अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि इवॉल्व हो जाएगी, एवेपोरेट हो जाएगी, तो बीच में हमारे पास जो प्रोडक्ट बच जाएगा वो अल्कोहल या फिर बाय प्रोडक्ट वाटर वगैरह जो है वो रह जाएगा। अब इस रिएक्शन में जो हम यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो एंजाइम होता है वो कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करेगा। क्लियर?
और इसके अलावा बच्चों आपने जब ये रिएक्शन करवाना है तो टेम्परेचर जो है वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस ही रखना है। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा रखोगे तब भी रिएक्शन डिस्टर्ब होगा, अगर इससे कम करोगे तब भी रिएक्शन डिस्टर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो इससे क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इससे क्या होता है यीस्ट के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिव हो जाएंगी। क्लियर? एनारोबिक कंडीशन में, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन, जबकि हाई टेम्परेचर क्या करेगा, मेक्स द एंजाइम्स इनएक्टिव इन एनारोबिक कंडीशन, यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा करने से एंजाइम्स की एक्टिविटी इनएक्टिव हो जाएगी, वो डी नेचर हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। अब इस रिएक्शन में बच्चों ऑक्सीजन को एक्सक्लूड करना क्यों ज़रूरी है? बिकॉज जो फर्मेंटेशन है उसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है, एथेनॉल। अगर ऑक्सीजन उस रिएक्शन में होगा तो एथेनॉल जो है वो एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें ये नहीं बनाना, हमने अल्कोहल बनाना है। तो इसीलिए कंडीशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे मेंशन करना है हमने, कि इसीलिए रिएक्शन जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, तभी हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो एथेनॉल ही रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जो एथेनॉल है इज टॉक्सिक टू यीस्ट इन अ हाई कंसनट्रेशन। अगर एथेनॉल की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी तो वो यीस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। क्लियर? सो यीस्ट इज मेड इनएक्टिव व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ एथेनॉल इन द रिएक्शन मिक्सचर इज एक्सीड। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि जो एथेनॉल की कंसनट्रेशन है प्रोडक्शन में वो 15% से ज़्यादा ना हो। अगर 15% से ज़्यादा एथेनॉल होगा बच्चों तो यीस्ट क्या हो जाएगी, फिर इनएक्टिव हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों क्विक चेक 23.1। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रोल ऑफ यीस्ट इन फर्मेंटेशन रिएक्शन? सो आंसर है इसका, यीस्ट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन फर्मेंटेशन। इट ब्रेक डाउन द शुगर टू एथेनॉल एंड यूजफुल बाय प्रोडक्ट, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो जाएगी तो एथेनॉल हमारे पास बच जाएगा, और ये रिएक्शन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। इसकी कंडीशन ये मेंशन है, ये हमने अभी पढ़ा है रिएक्शन, ठीक है। सो एट विच टेम्परेचर एंजाइम्स प्रेजेंट इन द यीस्ट गेट्स इनएक्टिव? तो ये हमने भी पढ़ा है कि अराउंड 35 टेम्परेचर सही होता है, बट जब आप 36 टू ऑनवर्ड करते हो, 60 डिग्री करते हो, तो वो एंजाइम जो है वो फिर इनएक्टिव हो जाता है। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड इथाइलिन। दोनों एक ही बातें, इथीन भी बोलते हैं बच्चों डबल बॉन्ड कार्बन को, और इथाइलिन भी बोलते हैं जब कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड हो, तो दोनों एक ही चीज़ें हैं। क्लियर? सो ये जो हाइड्रेशन है इसका मतलब क्या है कि हमने इथीन में वाटर को ऐड करना है। सो ये एडिशन रिएक्शन होते हैं, इसमें वाटर जो है वो ऐड होता है अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ इथीन, यानी इथीन का ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा। और अगर आप वाटर में देखो तो वाटर में H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव होता है, एक कार्बन के साथ H पॉजिटिव आ जाएगा, दूसरी कार्बन के साथ OH आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वाटर जो है वो ऐड होगा इथीन में या इथाइलिन में, और ये एडिशन रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को जिसमें वाटर ऐड होता है कंपाउंड में उसको हम हाइड्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा कैसे, ये हमारे पास बच्चों इथीन है, क्लियर, और ये हमारे पास जो है वाटर है गैशियस फॉर्म। इन दोनों को हमने पास करवाना है किसके ऊपर से, ओवर हॉट फास्फोरिक एसिड के ऊपर से, H3PO4 के ऊपर। टेम्परेचर कितना होगा 300 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर होगा 60 एटमॉस्फेरिक। क्लियर? अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, बीच में से जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ H लग जाएगा, एक कार्बन के साथ OH लग जाएगा। अगर हम इसको लिखें तो ये हाइड्रोजन सेम ही है ना, तो हम CH3 CH2 एंड OH लिख देंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, ये है बच्चों एथानॉल। अब ये जो एथेनॉल होता है बच्चों ये गैशियस फॉर्म में है। क्लियर? आप इस गैसेस को बाद में क्या करोगे, कंडेंस करोगे, और जब ये कंडेंस होगा तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा लिक्विड फॉर्म में। क्लियर? और इस तरह आप इसको जो है वो फिर कलेक्ट कर लो। हाइड्रेशन ऑफ इथीन इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस बिकॉज एथेनॉल इज अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट, वर्सेटाइल कंपाउंड, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड इससे बनते हैं। इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम द अल्कोहलिक ड्रिंक टू अ फ्यूल एज वेल एज वर्क एज अ सॉल्वेंट। तो ये देखो कहाँ कहाँ ये इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए इसको वर्सेटाइल कंपाउंड भी बोलते हैं। क्लियर? अब हम डिफरेंस बच्चों देखते हैं हाइड्रेशन ऑफ इथीन एंड फर्मेंटेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हाइड्रेशन जो है ये रिएक्शन अकर होता है हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि जो फर्मेंटेशन है वो अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस पे भी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर दिस प्रोसेस ऑब्टेन फ्रॉम द क्रूड ऑयल। तो यहाँ से जो हम ऑब्टेन करते हैं ना स्टार्टिंग मटेरियल, वो क्रूड ऑयल से निकलता है, और ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं क्रूड ऑयल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसे रिसोर्सेज जिसको ज़मीन जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकती क्विकली, जैसे कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस वगैरह है। क्लियर? अब इसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो शुगर केन होगा, और वो क्या है, वो रीन्यूएबल है। रीन्यूएबल का मतलब होता है जिनको ज़मीन जो है वो आसानी से जल्दी से रिप्लेस कर देती है, जैसे हवा, पानी वगैरह, रोशनी वगैरह है, ठीक है। इसी तरह इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हाई होता है, और इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है लो होता है, और इसको कंप्लीट होते हुए दिन लग जाते हैं, डेज लग जाते हैं। ये हाइड्रेशन ऑफ इथीन में जो अल्कोहल बनेगी वो रिलेटिवली प्योर होगी। अब यहाँ पे जो अल्कोहल बनती है वो जस्ट 15% होती है, उसको भी दोबारा जो है वो रीडिस्टिलेशन उसकी की जाती है ताकि कंसनट्रेशन जो है बढ़ाई जा सके, और ये रीडिस्टिलेशन के लिए दोबारा क्या चाहिए होगी, फिर एनर्जी चाहिए होगी।
जाहिर सी बात है टेम्परेचर तो देना पड़ेगा ना हमें। इसके अलावा जो हाइड्रेशन ऑफ इथीन है ये एक्सपेंसिव मेथड है, एक्सपेंसिव प्रोसीजर है एज कम्पेयर टू फर्मेंटेशन। क्लियर, फर्मेंटेशन जो है वो चीप प्रोसेस है। अब क्विक चेक है बच्चों 23.2, क्विक चेक है 23.2। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड व्हेन द फर्मेंटेशन रिएक्शन इज कैरिड आउट। ये भी हमने पढ़ा है कि जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल को एथेनॉइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, तो हमें वो नहीं बनाना। सो ऑक्सीजन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम दिस रिएक्शन बिकॉज इट्स कन्वर्ट द रिजल्टिंग एथेनॉल टू अ एथेनॉइक एसिड। इस वजह से ऑक्सीजन की एब्सेंस में काम होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है विच मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथीन इन्वॉल्व द रीन्यूएबल सोर्सेज। So the preparation of the ethene from the renewable sources involve the catalytic dehydration of bioethanol। हमने ये पढ़ा हुआ रिएक्शन बच्चों को, एथेनॉल की डिहाइड्रेशन करके हम उससे अल्कीन बनाते हैं। अब अल्कीन की प्रोडक्शन में ये एथेनॉल आती कहाँ से? दिस प्रोसेस यूज एथेनॉल प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ प्लांट बायोमास। ठीक है, जैसे कॉर्न एंड शुगर केन से ये एथेनॉल निकलती है। अभी हमने फर्मेंटेशन में ये पढ़ा ना दैट मेकिंग द स्टार्टिंग मटीरियल फुली रीन्यूएबल। ठीक है, ये पढ़ा हमने ग्लूकोज और शुगर केन जो है वो रीन्यूएबल होती हैं, जबकि जो नेचुरल गैस हैं क्रूड ऑयल है ये नॉन रीन्यूएबल होते हैं। तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।